नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समझ लेके आ गए हैं 17 सितंबर का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आज का सेशन। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि यूपीएससी का 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप ऑफ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। जहाँ जानकारी के लिए 8564880530 9693066089 पे आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, ये सारे ठीक सर्च करिए, फ्री हैं सारे नोटिफिकेशन। पेड पीडीएफ्स की जो है पिक्स भी फ्री मिलती है। जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं वो हैं ये वाले। कैबिनेट ने जो है रिलीफ पैकेज दिया है टेलीकॉम की कंपनियों को, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। संसद टीवी क्या है इसके बारे में जानेंगे। 18वीं एशियान और भारत के आर्थिक जो मंत्री हैं, ठीक है ना, उनकी जो है कंसल्टेशन जो है परामर्श हुआ, बैठक हुई, उसके बारे में जानेंगे। WHO से प्री क्वालिफिकेशन या फिर इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग की बात करी जा रही है। कोवैक्सीन जो है वैक्सीन हमारी है उसके लिए, कोविशील्ड की तो ऑलरेडी गिवन है, कोवैक्सीन की बात करी जा रही है। और कोवैक्सीन की कोविशील्ड की क्या दे रखी है, एक्चुअली एस्ट्राजेनेका जो है ना वो यूके की है, उसने वहाँ बनाई थी, उसको WHO ने इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग कर रखा था, इसीलिए भारत में सेम वही कॉपियाँ बना रहा है कोविशील्ड भारत में, ठीक। कोवैक्सीन हमारी अपनी ओरिजिनल स्वदेशी वैक्सीन है, जिसको अगर WHO से मिल जाएगा इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग तो फिर हम कोवैक्सीन को जो है के नाम से ही जो है पूरी दुनिया में मार्केट कर सकेंगे, बेच सकेंगे, ठीक। अगला है कि ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा है, ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट, ठीक, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट होती के द्वारा निकाली जाती है, 2018 में पहले निकाली गई थी, ठीक। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है। 17 सितंबर को जो हमारा महत्वपूर्ण दिवस होता है वो होता है विश्व मरीज सुरक्षा, पेशेंट की सेफ्टी डे, ठीक है। हमारा देखिए पहला टॉपिक है वो है कि टेलीकॉम की कंपनियों को कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में कई सारे राहत पैकेज को मंजूरी दी गई है। इससे क्या है, सबसे ज़्यादा तो राहत मिलेगी वोडाफोन आइडिया को और जो है भारती एयरटेल को, ठीक है। और आपका ये क्रूशल काफ़ी रिफॉर्म सुधार जो है निकाले गए हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है इस बार उदारीकरण किया गया है इस कैबिनेट के द्वारा, ठीक, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों के लिए। ये संदर्भ देखिए यहीं पे, यहाँ पे ये है कि वोडाफोन आइडिया आपको पता है वैसे तो वो प्रॉफिट में है कंपनी, लेकिन इसके ऊपर इतने सारे जो है चार्जेस और पुराने वो लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने कि इनको जो है ये जो भी पैसे कमाते हैं वो खाली पुराने जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने और उसमें निकल जाता है, तो ये हमेशा लॉस में रहते हैं, ठीक। करीबन अगर देखा जाए तो करीबन कुछ जो है 1 लाख करोड़ के ऊपर जो है, 1 लाख नहीं 1 लाख करोड़ के ऊपर जो है कुछ उनको देना है गवर्नमेंट को पैसा, तो उसके लिए काफ़ी परेशान रहते थे। तो अभी मेन तो यही है कि 4 साल का मोरेटोरियम कर दिया गया है कि जो इस तरीके के चार्जेस वोडाफोन का या फिर इनको देना था, AGM चार्जेस होते हैं, मैं बताऊंगा क्या चीज़ें हैं, वो जो है अब नहीं देनी है इनको, 4 साल तक के लिए नहीं देनी है। और इसमें जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने बताया है 9 जो है संरचनात्मक सुधारों की बात करी गई है और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी कंपटीशन बनेगा, कस्टमर भी आसानी से चूज़ कर सकते हैं आपके जो है जितनी भी कंपनीज है उनके बीच में, ठीक। जो नए प्लेयर्स हैं जो एंट्री करना चाहते हैं टेलीकॉम सेक्टर में उनको भी इसमें आसानी होगी, ठीक। बैठक में क्या हुआ देखिए, पहला रिलीफ मेजर जो है 4 साल का जो है आपका मोहलत दे दी गई कि 4 साल तक के लिए कोई आपको पेमेंट नहीं देने हैं, वैधानिक बकाया यानी कि स्टैट्यूटरी ड्यूज जो है वो टेलीकॉम कंपनीज को नहीं देने, ठीक। और इसमें जो है जो भी मोरेटोरियम, लेकिन अब जो इसमें पैसा दिया जाना होता है, ठीक है, जो भी स्टैट्यूट ड्यूज पे, तो उस पर जो ब्याज लगता है, जो लोग भी 4 साल के लिए चूज़ करेंगे कि हाँ भैया हम 4 साल नहीं दे रहे, उनको ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन ठीक है ना, ये चीज़ नहीं कि वो 4 साल ये भी ना दें और फिर ब्याज भी ना दें, तो दोनों चीज़ देनी मतलब पड़ेगी 4 साल बाद।
ये है समायोजित सकल राजस्व, यानी कि रैशनलाइजेशन ऑफ एडजस्टेड, ये होता है एजीआर। एजीएम बोला था मैंने ऊपर, एजीआर होगा एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू। इसका जो है युक्तिकरण कर दिया गया है। अब इसमें जो भी नॉन टेलीकॉम रिवेन्यूज होते हैं, तो टेलीकॉम जैसे हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, ये तो टेलीकॉम कंपनियों के जो है मेन कोर रिवेन्यू है। इसके अलावा भी कई सारे और चीज़ें होती हैं जो नॉन टेलीकॉम रिवेन्यू बोला जाता है, तो उसको एजीआर जब हम एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की डेफिनेशन के अंतर्गत लगाते हैं तो उसको अब नहीं जोड़ा जाएगा जो नॉन टेलीकॉम रिवेन्यू है। और टेलीकॉम कंपनियों को जो है पे करना पड़ेगा एक प्री फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ एजीआर टू द गवर्नमेंट एज स्टैट्यूटरी लेवीज, बट ये सब कुछ अब प्रोस्पेक्टिवली होगा। ठीक, ये सब कुछ अब प्रोस्पेक्टिवली होगा, मतलब आज की डेट के बाद से होगा। आज की डेट के पहले अगर बोलता तो क्या होता, रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक, यहाँ पे बात हो रही है प्रोस्पेक्टिवली, मतलब आज के बाद। ठीक, टेलीकॉम कंपनी को एक प्री फिक्स्ड जो है परसेंटेज एजीआर का देना पड़ेगा एज ए स्टैट्यूटरी, यानी कि वैधानिक जो है आपका जो शुल्क है वो देना पड़ेगा, लेकिन आगे से है। ठीक, एजीआर का। तीसरा इन्होंने बोला कि 100% जो है आपका विदेशी निवेश जो है ऑटोमेटिक रूट से। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है कि गवर्नमेंट की उसमें सिर्फ परमिशन नहीं लेनी है। कंपनी से बात करी, मान लीजिए वोडाफोन से बात करी, उन्होंने कहा कि जो है किसी फॉरेन निवेशक ने अब्रॉड से जो है निवेश आया, उसने कहा कि हम यार डायरेक्ट आपकी कंपनी में करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट का बीच में हस्तक्षेप नहीं होगा, ऑटोमेटिक रूट कर दिया है, 100% तक का अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी जो है, इससे कैश वैश फ्लो जो अभी क्रंचेस हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो उनको जो है इसमें आसानी हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट जो है उसमें युक्ति संगत कर दिया गया है, पेनल्टी को रिमूव कर दिया गया है। अभी क्या होता था कि जो ब्याज जो है कंपाउंड यानी कि चक्रवृद्धि किया जाता था मंथली बेसिस पे, स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्जेस, देखो जैसे मैं बताऊं आपको, आपने किसी से लोन लिया, ठीक, या फिर आपको किसी को चार्जेस देने हैं 100 रुपये। ठीक, स्पेक्ट्रम जैसे वो होता है ना, ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी के जरिए हम लोग बातचीत करते हैं, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें। तो स्पेक्ट्रम को यूज़ करने के लिए चार्जेस जो है ये आपकी टेलीकॉम कंपनियां जो है उनको देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। अब अगर नहीं देते हैं तो जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो भी 100 रुपये में जुड़ जाए। मान लीजिए 10 रुपये का ब्याज है तो 10 रुपये इसमें जुड़ गया, तो फिर अब 110 के हिसाब से जो है आपका फिर देना पड़ेगा अब पूरा, मतलब पैसा, ये चार्जेस। तो ये तो चक्रवृद्धि हो गया, चक्रवृद्धि में ब्याज भी जुड़ जाता है। ठीक, और ये पहले मंथली होता था, अब इन्होंने चेंज कर दिया है इंटरेस्ट रेट को कि अब ये एनुअली होगा, वार्षिक रूप से होगा। और जो इंटरेस्ट रेट भी है वो भी अब कम कर दिया। अब क्या है कि SBI का जो MCLR प्लस 2% कर दिया, पहले 4% था। और इसके अलावा जो पेनल्टी थी, जो आपके इंटरेस्ट ना देने पे पेनल्टी लगाई जाती थी, वो भी अब हटा दी गई है। ठीक है, स्पेक्ट्रम की अवधि बढ़ाकर जो है 30 साल। आपने अगर खरीदा, मतलब टेलीकॉम कंपनी ने अगर स्पेक्ट्रम जो है ऑक्शन में खरीदा, नीलाम जब करी आई थी, तो पहले 20 साल के लिए दी जाती थी, अब 30 साल के लिए दी जाएगी। साथ ही साथ अब लेकिन 10 साल का लॉक इन पीरियड भी है। ठीक, उसके बाद ही आप सरेंडर कर सकते हो। स्पेक्ट्रम का शेयरिंग भी अब हो सकती है। मान लीजिए एयरटेल ने लिए, अब वो वोडाफोन चाहता है कि भैया हम खरीद नहीं पाए, चलो हमको यार दे दो, हम शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अब ये अलाउड कर दिया गया। और इसमें पहले जो है 0.5% का जो है अलग से देना पड़ता था चार्जेस एडिशनल, वो हटा दिया गया। ठीक, स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए निश्चित कैलेंडर कर दिया। अब जो स्पेक्ट्रम की ऑक्शन होगी, पहले होता था कि कब होना है किसी को पता ही नहीं है, कुछ अपने हिसाब से। अब हर वित्तीय वर्ष के आखिरी जो है तिमाही में आपका ये स्पेक्ट्रम की नीलामी करी जाएगी। KYC के रिफॉर्म, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो है कई बार क्या होता है, प्रीपेड से हम लोग पोस्टपेड जाना चाहते हैं तो हमको फिर से KYC करना पड़ता है, या फिर पोस्टपेड से प्रीपेड आना तो फिर से KYC। अब वैसा नहीं रहा, एक बार चाहे इधर से इधर जाओ, चाहे इधर से प्री से पोस्ट पे आओ, पोस्ट पे प्री से पेड पे आओ, एक बार KYC हो रखा तो वही चलेगा। दूसरा जो है ऐप बेस्ड सेल्फ KYC भी आप कर सकते हो, जो कि अब परमिट किया जाएगा, सिर्फ 1 रुपये लगेगा उसमें बस। ठीक है, ग्राहक जो है अब CAF कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म्स टू बी स्टोर डिजिटली। एक्चुअली मैं टेलीकम्युनिकेशन, मेरी ब्रांच भी थी इंजीनियरिंग में, तो टेलीकॉम में मैंने काम भी किया हुआ है, तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। देखिए, कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म, ये वो वाला फॉर्म होता है जो पहले आप लोग जब सिम लेने जाते हो ना, तो एक फॉर्म नहीं भरवाते, कहते अरे आप बस अपना नाम लिख दीजिए, बाकी सब कुछ और साइन वाइन कर दीजिए, हम लिख लेंगे। वो फॉर्म ही एक्चुअली कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म होता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप साथ में आप आधार कार्ड ये सब लगाते हो ना, उससे डिटेल लिख के डाली जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। जो हमारी टेलीकॉम की कंपनियां हैं, इन्होंने बड़े बड़े वेयर हाउस लगा रखे हैं और करीबन
300 से 400 करोड़ पेपर जो है CAF के हैं, जो कि कई सारे वेयर हाउसेज में हैं। अब उनकी ना तो कोई ऑडिट होनी है ना कुछ होगा, इन सबको अब उठाकर पेपर की जगह डिजिटल कर दिया जाएगा, ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ भी इसमें करी गई है। ठीक, समझ में आ गया। देखिए ये सारे जो है रिफॉर्म में से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब इसका क्या इफेक्ट होगा क्या नहीं है, या फिर प्रीलिम्स में भी फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा सकता है। संसद टीवी एक नया गया, कुछ नहीं है संसद टीवी। पहले लोकसभा टीवी था, राज्यसभा टीवी था। राज्यसभा टीवी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था लोकसभा टीवी के संदर्भ में, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें ऑटोनोमस ज़्यादा था। खैर, अब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया और बना दिया गया संसद टीवी। ठीक है ना, प्रोग्राम सब वहीं आएंगे, उसी तरीके से होंगे, बस ये नए तरीके से कर दिया गया है। अभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, राज्यसभा के चेयरमैन हैं वेंकैया नायडू, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, और लोकसभा के स्पीकर जो ओम बिरला जी, इन तीनों ने मिलकर लॉन्च कर दिया संसद टीवी। बस इसमें और कुछ नहीं है। सारे प्रोग्राम वैसे ही जो भी आते थे उनकी कैटेगरी अलग अलग होगी। फरवरी 2021 में जो है मर्ज कर दिया गया था, रवि कपूर को इसका CEO बना दिया है, पुराने IAS ऑफिसर हैं। और ये टीवी जो है गवर्नमेंट टेलीविज़न होगा, दोनों उसको मिला के बनाई गई है, वही सारी चीज़ें इसमें बताएं। 35 थीम पे प्रोग्राम चलेंगे, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में आएंगे, 4 कैटेगरी में आएंगे, किस तरीके से पार्लियामेंट संसद वर्क करता है और दूसरे जो लोकतांत्रिक संस्थान है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनका शासन इम्प्लीमेंट स्कीम कैसे जो है कार्यान्वित की जा रही, नीतियाँ, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारत के इतिहास, संस्कृति, इन सब के बारे में प्रोग्राम वहीं सब आएंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट सिर्फ यही है कि यूनाइटेड नेशन जो 15 सितंबर को लॉन्च किया गया ये वाला संसद टीवी, उसका जो है उद्देश्य ये था, मतलब उस दिन क्या इम्पोर्टेंट था कि भैया आप लोगों को मैंने बताया भी था, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी जो है 15 सितंबर को ही होती है, तो उसी दिन संसद टीवी को किया गया है। ठीक, संसद जो है डेमोक्रेसी की एक बड़ी वो है, एक प्रारूप टाइप से कह सकते हो, अब उसको बढ़ावा देने वाली। ठीक है, 2007 में चालू हुआ था ये, इसको जो है याद करना, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि 18वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। भारत की तरफ से अनुप्रिया पटेल जी थी, जो है मतलब कॉमर्स और इंडस्ट्री की मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, और ब्रुनई दारुसलम, ठीक है ना। एशियान में कई सारे कंट्रीज़ हैं, मैंने इसके बारे में आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी, CLMVT, ठीक है ना, अभी नीचे बताता हूँ। तो ब्रुनई दारुसलम और भारत की तरफ से जो है अनुप्रिया पटेल, इन दोनों ने को चेयर किया एशियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर कंसल्टेशन। वर्चुअली ये हुआ 14 सितंबर को, जिस दिन क्या होता है, हिंदी दिवस होता है, याद रखना। ठीक, तो देखिए CLMVT, ठीक, विकास तोमर ऐसे याद कर सकते हो। खैर, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, लाओस, कंबोडिया, लाओस हो गया, ठीक, म्यांमार हो गया, और वीर से क्या हो गया, वियतनाम, और T से थाईलैंड। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, एक बस ये दारुसलम अलग से याद कर लेना, बाकी तो फिलीपींस आपको याद है, मलेशिया, इंडोनेशिया एकदम जुड़े हुए हैं, मलेशिया के जो है टिप पर सिंगापुर है। ठीक, ब्रुनई दारुसलम अक्सर लोग भूल जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, इसको बस ध्यान रखना। 10 कंट्री एशियान में होती हैं, उन सबके आर्थिक मिनिस्टर जो है, मंत्रियाँ, सब लोग बैठे। मेन उद्देश्य वही है यार कि करंट पेंडेमिक सिचुएशन जो है उसको कैसे हमें करना है और कैसे उससे उबरना है, कैसे हमें एक साथ एक्शन लेने चाहिए, कैसे हमें सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है। देखिए ये जो कंट्रीज़ हैं ये छोटी कंट्री हैं, एशियन कंट्रीज़। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा यार एक ग्रुपिंग बनाते हैं, आपस में हम लोग जो है गुड्स वुड्स जो है सब कुछ जो बिना बिल्कुल एक ही मार्केट की तरह काम आएगा, कोई बॉर्डर पर रोक टोक की बगैर सब जो है सामान इधर से उधर होगा। और एक साथ में आने की वजह से हम एक डिमांड भी बनाएंगे, और साथ ही साथ हम लोग को क्या है कि ये सारी कंट्रियाँ ज़्यादातर एक्सपोर्ट पे आधारित है, इनकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। इंडिया की इकोनॉमी किस पे ओरिएंटेड थी अब तक, कंज्यूमर बेस्ड पे। हमारे खुद ही लोग को नहीं खिला पा रहे हैं हम ढंग से, मतलब सब कुछ कंजम्पशन नहीं दे पा रहे, तो कंज्यूमर बेस्ड हमारे यहाँ थी। हम भी अब एक्सपोर्ट पे जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत और ये सब की वजह से। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, इनके यहाँ अगर एक्सपोर्ट ना हो तो जो है इनकी बट्टा बैठ जाता है इनका। तो ये लोग जो है क्या करेंगे, बाकी कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे जा ताकि इनका जो है सामान जाता रहे। भारत ने भी यहाँ पे ये बात करी इस वाले में कि हाँ, भारत का भी FTA है इनके साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ खाली इम्पोर्ट ही हो रहा है और तुम हमको एक्सपोर्ट नहीं करने। तो भाई भारत भी तो एक्सपोर्ट करे ना कुछ। जैसा कि देखा गया यहाँ पे बोला भी उन्होंने, अनुप्रिया पटेल जी ने, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में और ऑटो सेक्टर में आप जो है हमको जो है एक्सपोर्ट नहीं करने देते हो, अपने यहाँ मार्केट एक्सेस नहीं करने देते हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तब भी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बस बात करी गई।
ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें हुई। मिनिस्टर ने बताया कि भैया पैंडेमिक के बाद कैसे हमें उबरना है, कैसे साथ में सहयोग करना है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में इसकी जो है स्थापना करी गई थी। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना। ठीक, मिनिस्टर जो है यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे थे, ये सब होती है बोल बचन वाली बातें, हम लोग काफ़ी ट्रेड को काफ़ी जो है डीप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। भारत जो है एशियन कंट्रीज में 7वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ट्रेडिंग पार्टनर यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों, ठीक है। और जो है एक वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत करता है एशियन में। तो ये भी एक चीज़ है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस हुई, एशियन इंडिया का ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। भारत ये भी कह रहा था कि जो है गुड्स की तो चलो ठीक है भारत में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब इतनी कंपैरेटिवली देखा जाए तो, लेकिन सर्विसेज में भारत काफ़ी अच्छा है। भारत की जीडीपी की खुद की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें भी सर्विसेज से जो है एम्प्लॉयमेंट तो कम है, मतलब लोग एम्प्लॉयड कम है इसमें, लेकिन जो है परसेंटेज ऑफ जीडीपी बहुत ज़्यादा है। तो सर्विसेज में घुसने नहीं देते हैं यहाँ पर हमें, तो ये भी एक चीज़ है। ठीक, और WTO के, अच्छा आप लोग वो जरूर पढ़ लेना, WTO के मोड, जो 4 मोड्स होते हैं, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक, और मिनिस्टर ने ये नोट किया है कि जो क्या स्कोप होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कंटेम्परेरी, समकालीन, सुव्यवस्थित सीमा शुल्क और ये सारी चीज़ें। पटेल जी ने हमें बताया कि हमें एस्पिरेशन अपने जो है दोनों को आपस में जो है देखना चाहिए, बेनिफिशियल रखना चाहिए, हमें रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर हम आपसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको भी वैसे ही करना चाहिए। म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए, ये वाली चीज़ है। ठीक, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो है मिसयूज नहीं होना देना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑटो सेक्टर में हमारा भी एक्सपोर्ट बढ़वाओ, ये बात कही गई भारत के द्वारा। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो है कि WHO ने से ये कहा जा रहा है कि भारत की जो कोवैक्सीन अपनी जो है स्वदेशी जो वैक्सीन है भारत के द्वारा बनाई गई, भारत बायोटेक कंपनी है उसके द्वारा, और साथ में था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग के साथ में जो बनाई गई कोवैक्सीन, इसको इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में WHO अगर दे जो है मान ले, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कोवैक्सीन, एक तो जैसे मैंने खुद लगवाई है, कोवैक्सीन लगवाई है, ठीक है, तो मुझे इंटरनेशनली अगर मैं अभी जाना चाहूँ तो नहीं जाने को मिलेगा मुझे। ठीक, तो वो बात अलग है कि मैं जा नहीं मैं अभी वो नहीं जा पा रहा हूँ कहीं पे, अभी क्या वैसे भी नहीं गया हूँ, तो जो है, लेकिन अभी मैं चाहूँ तो भी नहीं आ सकता। लेकिन कोविशील्ड अगर किसी ने लगाई हुई है तो भाई जा सकता है। तो जिन लोगों ने भी कोविशील्ड लगवाई है तुरंत जो है नेपाल घूम के आ जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसमें ये इनको, और जहाँ पे भी कहीं पे मान लीजिए कमर्शियली भेजनी है वैक्सीन, ठीक, जैसे एस्ट्राजेनेका वाली जो थी, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली, वो कोविशील्ड के नाम से भारत में बनी, क्योंकि एस्ट्राजेनेका को ऑलरेडी, ये मैं पहले बता चुका हूँ वैसे, WHO के द्वारा इमरजेंसी यूज लिस्टिंग दी जा चुकी है। ठीक, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताना WHO के द्वारा कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिनको इमरजेंसी यूज लिस्टिंग दी जा चुकी है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक, मॉडर्ना है, फाइजर है, एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड है, और कौन कौन सी जल्दी बताओ। ठीक, तो यहाँ पर अभी ये जो NK अरोड़ा जी हैं, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन चेयरपर्सन है, इन्होंने भी बोला कि हाँ भैया कोवैक्सीन को इस हफ्ते में जहाँ तक है WHO का EUL मिल जाएगा, इससे इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको मान्यता मिल जाएगी, और लोग भी जो है इसके थ्रू जिन्होंने लगवाई है उनको जाके ये लोग अब्रॉड में जा सकते हैं। WHO चीफ साइंटिस्ट जो है सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने भी अगस्त में बोला था कि भारत बायोटेक को जो है मिल जाएगी 4 से 6 हफ्ते में, काफ़ी एडवांस लेवल पे चल रहा है बात, हो सकता है मिड सितंबर में मिल जाए, तो उसी बात है। WHO का इमरजेंसी यूज लिस्टिंग यही होती है ताकि मतलब वो अदर कंट्रीज़ को कोवैक्सीन वाली जो वैक्सीन है सप्लाई कर सके। साथ ही साथ EUL में ये देखा जाता है भैया, ऐसा नहीं कि इमरजेंसी है तो कुछ भी देखेंगे नहीं, इसमें देखेंगे गुणवत्ता कैसी है, सुरक्षा है कि नहीं है, प्रभावकारिता है कि नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट तो है कि नहीं, मान लीजिए कुछ उल्टा चलने लगे, कुछ साइड इफेक्ट आने लगे, तो उसको हम संभाल पाएंगे नहीं पाएंगे, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। ठीक, ये पिक्चर है, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा पूरी, इसके वही सब लिखा हुआ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक, तो असेसमेंट यहाँ पे किया जाता है कि प्रोडक्ट का कैसे कैसे जो है मतलब इसका मूल्यांकन होता है पूरा, किस किस रेगुलेटरी, और जो मूल्यांकन करने वाले लोग हैं वो वही नियामक एक्सपर्ट भी होते हैं, साथ ही साथ टेक्निकल एडवाइजरी वाले भी होते हैं,
और वो सब लोग मिलके पूरा देख दाख के उसके बाद WHO को बोलते हैं कि भैया इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको अलाउ कर दो। कोवैक्सीन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए कोवैक्सीन मैं कई बार बता चुका हूँ, ये इनएक्टिवेटेड यानी कि किल्ड वायरस से बना हुआ है। जैसे कि पहले पोलियो वैक्सीन आई थी उसी की तर्ज बना हुआ है। एक चीज़ आपको बता दूं, किल्ड जो वायरस होता है वो आपकी कितनी भी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए तो वो वायरस आपके, देखो वायरस ही तो डाला था जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, एक जागृत हो जाती है, ठीक, उस पर्टिकुलर वायरस के प्रति। तो वो जो है किल्ड वाला अगर डालोगे तो आप, जैसे कि देखा गया था कि पोलियो वाले केस में जो धारावी बहुत ही कमज़ोर जो इम्यूनिटी वाले बच्चे थे उनमें फिर से पोलियो वायरस हो गया। क्यों? क्योंकि जो है उनमें इनएक्टिवेटेड नहीं था, किल्ड नहीं था, वहाँ पे लाइव एटीन्यूएटेड वायरस था, जिंदा लेकिन बहुत ही पिटा हुआ। लेकिन वो जो पिटा हुआ भी था वो उसको मतलब जो है ख़त्म करने की भी ताकत जिन बच्चों में नहीं थी, मतलब तुरंत भी या फिर कुछ टाइम बाद भी, तो उनमें वो पोलियो वायरस जो है पुनः आ गया। तो यहाँ पर कोवैक्सीन में ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि इनएक्टिवेटेड है, किल्ड वायरस है, ठीक। इंडियन काउंसिल ICMR के साथ में मिलकर इन्होंने बनाया है और इसकी प्रभावकारिता ठीक है, बढ़िया है, और समय के साथ में इसकी प्रभावकारिता कम होती जाती है। देखना जो है बूस्टर डोज जरूर आएगा, ठीक है ना, जरूर आएगा, देख लेना। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है पोलियो वायरस की इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के तरह ही है जो, और यहाँ पर क्या होता है कोवैक्सीन के वाले में कि जो SARS-CoV-2 जो है उसका सैंपल को इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है अलग से निकालती है, फिर उसको जो है उसकी कई, जैसे मैंने आप लोग बताया था ना कि लोग कहते हैं कि चाइना में बना है वायरस, अब इसकी वैक्सीन बनाने के लिए पूरी दुनिया में वायरस वाला बनाया जा रहा है, ठीक है ना। लार्ज क्वांटिटी में ये वायरस को ग्रो किया जाता है वीरो सेल्स को यूज़ करते हुए, ठीक। अब वहीं कोवैक्सीन को जो है ऑक्यूजन एक कंपनी और ये प्रेसीसा मेड, ये ब्राज़ील में उसने कहा कि हम जो है मार्केट करेंगे, कोवैक्सीन को सप्लाई करेंगे, बस EUL तो मिल जाए उसके बाद। और जो है एक ऑक्यूजन ने बोला था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, इसने US की मार्केट में बोला था, अब ये कनाडा में भी इसको मिल गया है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट। ये विश्व बैंक के द्वारा जो है निकाली जाती है, सितंबर 13 को निकाली गई। मेन चीज़ याद रखना जरूरी है कि विश्व बैंक के द्वारा निकाली जाती है। पहली ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट जो है 2018 में पब्लिश करी गई थी। अब ये इसके नाम से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या ग्राउंड स्वेल। तो सिंपल सी बात बता देता हूँ कि क्लाइमेट चेंज से, ध्यान से सुनना, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पलायन होता है, माइग्रेशन होता है, उस माइग्रेशन को आपका कि कहाँ से कहाँ तक होगा, कितने नंबर्स में होगा, इन सब की ट्रेजेक्ट्री को निकालना और हम किस तरीके से इनसे निपटने के लिए क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इससे रिलेटेड है ग्राउंड स्वेल जो है रिपोर्ट, ठीक है ना। तो देखो, और कहाँ कहाँ अभी इस रिपोर्ट में कहाँ कहाँ जो है फोकस रहता है, किन जोग्राफिकल भौगोलिक जो है क्षेत्रों पर, सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया, इसमें इंडिया भी आता है, और लैटिन अमेरिका, ठीक। तो इसमें स्केल मतलब कितने ज़्यादा लेवल पे, ट्रेजेक्ट्री कहाँ से, स्पेशल पैटर्न जो भौगोलिक, और उससे फ्यूचर में क्लाइमेट माइग्रेशन विद इन कंट्रीज कितना ज़्यादा होगा, इसके बारे में बताया जाता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट में बोला है कि जो दुनिया के सबसे गरीब लोग होते हैं, क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा उनको इफेक्ट करता है, और समझना बात, लेकिन जो दुनिया का सबसे गरीब लोग हैं वो क्लाइमेट चेंज को लाने में उनका जो है सबसे कम जो है वो एक तरीके से जो है आपका सहयोग कह सकते हैं, मतलब वो सबसे उनका क्लाइमेट चेंज लाने में सबसे कम जो है आपका कारण है, लेकिन क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा उन्हीं को परेशान करेगा। तो मतलब देख लो कैसी विडंबना है ये चीज़ कि जिसने जो मतलब जो मालदार लोग थे उन्होंने तो भैया अपना कर लिया, और झेल कौन रहा है, गरीब लोग, ठीक। तो इसमें ये ढंग से बताया जाता है कि पूरा कि किस तरीके से क्लाइमेट के द्वारा ड्रिवन पलायन या फिर माइग्रेशन प्रवसान होता है, ठीक। यहाँ पे इन्होंने नंबर्स बताए हैं, अफ्रीका में 86 मिलियन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंटरनल क्लाइमेट माइग्रेशन कितना होगा। साउथ एशिया, इसमें इंडिया भी आता है, 40 मिलियन, ठीक, 4 करोड़ हो गया। और लैटिन अमेरिका, जिसमें साउथ अमेरिका और जो है ये सेंट्रल अमेरिका के आते हैं। लैटिन अमेरिका को में एक्चुअली ये है कि लैटिन जो आपकी भाषाएं होती हैं, स्पेनिश और पोर्टुगल, ये सब जो यहाँ से बोली जाती हैं उसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं। तो यहाँ पे 1.7 करोड़ पीपल होंगे। पूरेस्ट पीपल सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होगी, क्यों मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जो है आपकी फसल की उत्पादकता जो है कम होती जाएगी, पानी जो है वो शॉर्टेज होता जाएगा, सी लेवल बढ़ता जाएगा। इस सबको हम रोक सकते हैं, अगर रोकते हैं तो यही जो पलायन हो रहा है, प्रवसन हो रहा है, वो 80% तक हम रोक सकते हैं। करना क्या होगा कि भैया ग्रीन हाउस गैसेस को कम करो,
क्लाइमेट माइग्रेशन जो है डेवलपमेंट की जो हमारी प्लानिंग होती है, बजट जैसे निकाला जाता है या फिर जो प्लानिंग होती है नीति आयोग के द्वारा निकाला जा रहा है, तो उन सब में हमें क्लाइमेट के माइग्रेशन को भी जोड़ो कि एक तो क्लाइमेट चेंज हो ही ना, ग्लोबल वार्मिंग हो ही ना, और उससे अगर माइग्रेशन हो रहा है तो कैसे उससे निपटना, ये सब भी डेवलपमेंट जो विकास जो हमारी योजना बनाई जा रही है उसमें भी डालना चाहिए। और साथ ही साथ जो इंटरनल क्लाइमेट माइग्रेशन है उसमें इन्वेस्ट करो कि भैया देखो तो सही कैसे क्या चीज़ होने वाली है। ऐसा तो नहीं यार कि कुछ और ही बवंडर बन जाए आगे, तो उसको अभी रोको। ठीक, तो ये सारे इश्यूज इसमें जो है निकाले जाते हैं। सस्टेनेबल, सेफ और रेजिलियंट जो है लचीलापन हमारे भविष्य चाहिए, तो हमें इसके थ्रू इन सारी रिपोर्टों के थ्रू जो है सबक लेते हुए क्लाइमेट चेंज को रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो 216 मिलियन पीपल जो है 6 वर्ल्ड के रीजन्स में 2050 तक जो है क्लाइमेट की वजह से पलायन कर जाएंगे, और 2030 में जो है ये हॉटस्पॉट बनेगा पहले, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। 80% तक हम लोग रोक सकते हैं, और इसमें जो है कई लोगों की जो है आपका इंटरनल माइग्रेशन की वजह से उनकी आजीविका, उनकी रहन सहन सब कुछ जो है एक्सपोज हो जाता है, अलग अलग जगहों पर दिक्कत होती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और ये सारे जगहों पे कितने कितने जो है पलायन हो सकता है। ये सब जो है प्रिडिक्टेड फिगर्स हैं। उपरोक्त रिपोर्ट में संदर्भित सुझाव उन्होंने यही बोला है कि पॉलिसी में सिफारिश करनी चाहिए, पॉलिसी में क्लाइमेट माइग्रेशन और इन सबको जोड़ो, वही सारी चीज़ें, उत्सर्जन कम करना है, और पेरिस एग्रीमेंट को हमें फॉलो करना चाहिए। इंटरनल हमें जो है ग्रीन, रेजिलिएंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, जो ऊपर मैंने अभी बताया। ठीक, इंटरनल जो हो रहा है पॉजिटिव डेवलपमेंट आउटकम होना चाहिए, अडाप्टेशन भी रखना चाहिए, अनुकूल भी अपने आप को बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें तो होंगी। ठीक, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें जो है इन्फॉर्म, वेल टारगेटेड पॉलिसी के लिए जो है इन्फॉर्म भी करना चाहिए। ठीक, तो इसी साथ में आगे हम लोग अपने कौन बनेगा IAS PCS वाले सेक्शन में, जिसमें प्रीलिम से क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करने चाहिए उस पर हम फोकस करते हैं। गगनयान से संबंधित कुछ निम्नलिखित कथन दिए गए, उनमें से कौन सा सत्य है इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए फॉर्मल अनाउंसमेंट मोदी जी ने किया था गगनयान का 15 अगस्त 2018 को। ठीक है ना, क्या ईयर सही है क्या बताइए? उसका उद्देश्य यही था कि हम ये दिखा सकें कि हम अपने मानव को, भारतीय मानव को जो है भेज सकते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में। ठीक, इंडिया के द्वारा भेजा जा सकता है और उसको फिर वापस भी लाया जा सकता है। ठीक, और इसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट होंगे, जो कि आपका उनको ट्रेनिंग वेनिंग रशिया में अभी दी गई है और गगनयान प्रोग्राम के लिए। तो क्या रशिया में ही दी गई है? तो देखिए इसमें ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, और इसमें जो है GSLV Mark 3 का यूज़ होगा, जो चंद्रयान 2 में हुआ था, जो अभी अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट में हुआ था, लेकिन वो फेल हो गया था। तो इसका अगर हो गया तो हमें गगनयान में काफ़ी मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया भी हमें सपोर्ट करेगा इंडिया के गगनयान मिशन में, और ये ट्रैक करेगा कोकोस कीलिंग आइलैंड से कि गगनयान मिशन क्या चल रहा है। ठीक है, तो लोकेशन क्या है, मैपिंग जरूर करिए। मैं जब ये वीडियो बना रहा था तो मैं देख रहा था कि पहले तो वो था रिचर्ड ब्रांसन, ठीक है ना, फिर उसके बाद बेजोस था आपका जो अमेज़ॉन वाला ब्लू ओरिजिन, और उसके बाद अब जो एलोन मस्क है स्पेस एक्स वाले, टेस्ला वाला बोल सकते हैं, उसने आज ही मतलब लॉन्च कर दिया है। 4 लोग जो है 3 दिन तक जाएंगे और वहाँ रहेंगे स्पेस में, और सारे बहुत से मैंने ये पढ़ाया भी था आपको, और फिर वापस आ जाएंगे। मतलब जो चीज़ पूरा एक देश हम लोग जो है इसरो कोशिश कर रहा है, वो ये लोग ऑलरेडी ये प्राइवेट कंपनियाँ कर दे रही हैं USA में। तो मतलब बड़ी बात है, बड़ी बात है। ठीक है ना, ये चीज़ है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है पीसफुल मिशन संबंधित, शांतिपूर्ण मिशन संबंधित कौन से ट्रू है पूछा गया। ये जॉइंट काउंटर टेररिज्म होता है। ठीक, संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास होता है पीसफुल मिशन। एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब कि कई सारी कंट्रीज़ में होती हैं, हर 2 साल में होती है, और ये है कि एक मिलिट्री डिप्लोमेसी के तरीके से है ये आपका, जिसमें कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो उनके मेंबर स्टेट के बीच में मिलिट्री डिप्लोमेसी अच्छे से बने रहे। तो क्या स्टेटमेंट सही है? इसमें जो मैंने बाइलिंगुअल होती है, मल्टीलेटरल होती है, इन सबको चीज़ों पे ध्यान दिया करो जब भी आप पेपर करो, क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि क्लोज रिलेशन हो जाए, SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वालों के बीच में क्लोज रिलेशन हो जाए चाहिए, और मिलिट्री लीडर जो है उनकी जो है एबिलिटी बढ़नी चाहिए। साथ ही साथ कई सारी कंट्री आपस में काम करेंगी, तो कभी भी कोई दिक्कत आती है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में, तो पहले से लोग तैयार रहेंगे, आपस में तालमेल बना रहेगा। और ये नवा संस्करण था पीसफुल एक्सरसाइज मिशन का, जो कि पाकिस्तान के द्वारा होस्ट किया जा रहा था। तो एकदम गलत है वाला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट एकदम गलत है। ए वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा गया। ये 6ठा संस्करण है और पाकिस्तान जैसा देश ये सब मिशन क्या कराएगा।
ठीक है ना। और काउंटर टेररिज्म वाला है तो आप समझ ही सकते हो कितना वो कराने का वो है, उसका मतलब इंटेंशन भी कितनी होगी। तो रशिया में हो रहा है ये, और ये हो रहा है आपका 6th एडिशन है, 6ठा संस्करण है पीसफुल मिशन का। ओरेनबर्ग रीजन साउथ वेस्ट रशिया जो है 13 से 25 सितंबर तक हो रहा है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर कौन कौन से हैं और इसमें कौन कौन से जो है लेटेस्ट इंक्लूजन उनके नाम भी जो बताइएगा। तो इसी के साथ में आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब कराकर। यूपीएससी 2021 का जो है हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और स्विफ्ट टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564000530 9696066089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।